हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको ऑडिट से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है एंड ऑडिट अभी बहुत सारे कंपनीज में हो रहा है। ठीक है, जिसका लास्ट डेट जो है 30 सितंबर होता है। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपको जो है ऑडिट करवा लेना है अपने फर्म का। ठीक है, तो इसमें देखिए अकाउंटेंट का एक क्या रोल होता है एंड अकाउंटेंट को क्या क्या डेटा रेडी करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना चाहिए एंड रेडी करने के बाद सीए को डेटा मेल करना चाहिए, या फिर जो हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या क्या चीज़ें जो है हमें सीए को देनी होती है, ताकि वो हमारे ऑडिट को अच्छे तरीके से कर सके, उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा मैंने इसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ताकि आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में और वहाँ पे इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये ऑडिट होता क्या है। देखिए ऑडिट का मतलब सिंपली समझिए कि यहाँ पर देखिए जैसे एक अकाउंटेंट है, ठीक है। अकाउंटेंट ने पूरा साल भर काम किया, उसने साल भर परचेज सेल जितना भी एंट्री था सब एंट्री उसने कर दिया, ठीक है। अब ऑडिट में क्या होगा, ऑडिटर चेक करेगा कि जो अकाउंटेंट ने काम किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि उसने परचेस गुड्स का एंट्री किया, यानी कि उसने परचेस का एंट्री किया, तो उसने उस परचेस का एंट्री जो किया हुआ है उसको सही से किया हुआ है नहीं किया हुआ है। यानी कि एक अकाउंटेंट का काम ये होता है उसको एंट्री को प्रॉपर तरीके से सही से एंट्री करना, क्योंकि अगर सही से एंट्री करेगा तो उसमें आगे चल के ऑडिटर को क्या होगा, उसमें आसानी रहेगा चेक करने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें 80% काम अकाउंटेंट का होता है, क्योंकि अकाउंटेंट को सारे एंट्रीज करने होते हैं प्रॉपर। अगर अकाउंटेंट ने सारा काम अच्छे से किया तो ऑडिटर को इजीली चेक होगा, उसमें तकलीफ नहीं होगा चेक करने में, ठीक है। तो समझ गए आप लोग क्या काम होता है ऑडिटर का, यानी कि सीए का क्या काम होता है, ऑडिट करना, यानी कि क्रॉस चेक करना कि अकाउंटेंट ने सही से एंट्री किया है या नहीं सही से एंट्री किया है, बस ऑडिटर का यही काम होता है। अब यहाँ पे अकाउंटेंट को क्या क्या चीज़ें सही से एंट्री करनी है, क्या क्या चीज़ रेडी करना है ऑडिट में भेजने से पहले, वो सब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले परचेज गुड्स, तो यानी कि देखिए जब भी हम किसी कंपनी से गुड्स को परचेज करते हैं तो वहां से हमें बिल मिलता है, यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, परचेज बिल हो गया। तो उस बिल को देख के आपको अच्छे से एंट्री करना है, यानी कि उसमें जीएसटी रेट कितना परसेंट लगा हुआ है, एचएसएन कोड क्या है, टोटल का उसका इनवॉइस का वैल्यू क्या है, सब कुछ प्रॉपर जो हमारे बेस बिल आया है उस बिल को देख के आपको एंट्री करना है, सेम टू सेम। आपको गड़बड़ नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ आपने पहला चीज़ हो गया परचेज गुड्स का। सेकंड चीज, अगर आपने कुछ किसी भी तरह का एसेट परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आपको टैली में एंट्री करना है। एंड टैली में कहाँ एंट्री करना है, देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी कुछ गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स को आप लोग परचेज में एंट्री करना होता है, ठीक है। एंड अगर बात करें परचेज एसेट्स का, तो एसेट्स को आपको हमेशा एंट्री करना होता है जनरल के अंदर। ध्यान दें आप लोग, ठीक है। ये हमारे जो ऑडिट में भेजने से पहले ये हमें सिखाया जाता है, ठीक है। जो कि देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, परचेस जब गुड्स करेंगे आप लोग तो उसको आपको परचेस में एंट्री करना है, एंड परचेस एसेट जब भी आप लोग करेंगे उसको आपको जनरल में एंट्री में पास करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सेल्स। अब देखिए जितना भी कुछ आप सेल्स करेंगे, ठीक है, तो सेल्स करने के बाद आपको एक फाइल भी रेडी करना होता है। जैसे कि देखिए सेल करने के बाद 2 कॉपी या 3 कॉपी हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, राइट। उसमें से हम दे देते हैं कस्टमर को, 1 कॉपी दे देते हैं, एंड अपने पास हम 1 कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो एक फाइल बनाया जाता है उस फाइल को आपको प्रॉपर वे में सीरियल वाइज इनवॉइस नंबर के थ्रू रखना है आपको, क्योंकि देखिए ऑडिट जब होगा तो ऑडिट में हो सकता है आपको सेल्स का फाइल मांगा जाए, परचेज का फाइल मांगा जाए, परचेज एसेट्स जो है आपने किया हुआ है उसका फाइल मांगा जाए, यानी कि आपको कहीं से भी किसी भी इनवॉइस को मांग सकता है या फिर पूरा पूरा फाइल भी मांग सकता है सीए। इसके लिए सब आपको हमेशा रेडी करके रखना है, ठीक है। इसलिए हमेशा आप कंपनी में क्या होता है, परचेज का फाइल अलग होता है, सेल का फाइल अलग होता है, जो कि बहुत ही एक बोल सकते हैं कि सही तरीका है। इस तरीके से आपको काम करना है, जो कि मैं करता हूँ। अलग अलग फाइल रहेगा तो आपको ढूंढने में ईजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि सेल का फाइल भी आपको अच्छे से संभाल कर रखना है, एंड सेल का बिल आपको सीक्वेंस में सीरियल वाइज करके फाइल में फाइल करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। अब देखिए कंपनी में ढेर सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो एक्सपेंसेस को भी आपको अच्छे से एक फाइल बना के उसमें सीक्वेंस में रखना है डेट वाइज। जैसे कि देखिए आपने सब टैली में एंट्री किया 1 अप्रैल को, तो वो जो आपने एंट्री किया एक्सपेंसेस का उसको आपको फाइल में भी उसी डेट में, यानी कि जब आपने पेमेंट करा हुआ है, जैसे 1 तारीख का सपोज इनवॉइस था, आपने 1 तारीख का पेमेंट कर दिया, तो आपको 1 तारीख में उस बोल सकते हैं उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को या फिर इनवॉइस को आपको लगा देना है। इस तरह से इनवॉइसेस को भी आपको जो एक्सपेंसेस का इनवॉइसेस रहेगा उस सब को भी आपको सीरियल वाइज रखना है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंसेस का फाइल आपको अलग से बना कर रखना है, जिसमें भी देखिए आपका जो ऑडिट होगा तो ऑडिट में आपको एक्सपेंस फाइल भी मांगा जाता है, इसलिए आपको इसको भी सीरियल वाइज करके रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी जिसको बीआरएस भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए प्रत्येक मंथ कंपनीज में क्या होता है कि प्रत्येक मंथ
बैंक स्टेटमेंट को टैली से मैच करा जाता है। यानी कि देखिए एक अकाउंटेंट का काम क्या है, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एंट्री उसने कर दिया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा क्या होता है, बीआरएस को मैच करना होता है कि आपने अकाउंटेंट ने एंट्री किया, सही किया, गलत किया, ठीक है। तो एंट्री यानी कि ये 1 महीने का हो गया, वैसे ही आपको पूरा का पूरा 12 महीने का एंट्री करना है एंड प्रॉपर आपको एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। तो ये बीआरएस का स्टेटमेंट भी जो ऑडिट होगा वहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हर एक महीने का चेक किया जाएगा कि आपने सही से एंट्री किया है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में आपको हमेशा मांगा जाता है ऑडिट के थ्रू। जो भी आपके सीए रहेंगे आपको 12 मंथ्स का बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं, ठीक है। तो इसके भी हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी अलग से फाइल बना के रखते हैं। एचडीएफसी या फिर जो भी बैंक रहेगा उसका एक अलग से फाइल बना लेते हैं कि हमारा बैंक स्टेटमेंट का ये फाइल हो गया, ठीक है, सेपरेट बना के रखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीडीएस। अब देखिए टीडीएस भी डिडक्ट होता है, बहुत सारे टाइम हम लोग डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका अलग से एक फाइल बना कर रखना है आपको, ताकि हम लोग टीडीएस का देखिए, टीडीएस का जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग का होना चाहिए, प्लस टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया हुआ है टीडीएस का चालान भी आपके पास होना चाहिए फाइल के अंदर। तो हम लोग सेपरेटली एक फाइल बनाकर रख लेते हैं जहाँ पर टीडीएस का चालान हो गया, टीडीएस का जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसका रिसिप्ट हो गया, वो सबको हम लोग उसी फाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हमें टीडीएस का फाइल भी मांगा जाता है कभी कभार, कभी कभार हमेशा मांगा जाता है, जिसके लिए हमने उसको रेडी करके रखा हो हमेशा, ताकि कभी भी किसी भी टाइम वो लोग मांगते हैं तुरंत हम लोग निकाल कर दे देते हैं। या फिर देखिए ऐसा कई बार होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम आप अपना जो टीडीएस डिडक्ट किया आपने तो उसका स्लिप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए तो भी काम हो जाएगा, या फिर अपना फाइल को भेज दीजिए, ठीक है। देखिए तो फाइल को भेजने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, किसी एक पर्सन को भेजना पड़ेगा एंड सीए का ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उसको व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप से वो लोग को क्लैरिटी हो जाता है, अच्छा ये ठीक है, ये इसका इन्वॉइस हो गया, तो एक तरह से क्लैरिटी हो जाता है, ठीक है। तो आपका सेपरेट रहेगा तभी तो आपका ईजी रहेगा ना काम में। इसके लिए आपको इसका अलग से फाइल बनाकर रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। अब देखिए प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट करते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ का, तो इसके लिए भी इसका चालान होता है, चालान को भी आपको संभाल कर रखना है एंड इसके लिए अलग से एक फाइल बना लेना है जहाँ पर आप लोग प्रोफेशनल टैक्स का एक रिसिप्ट को यानी कि चालान को अलग से फाइल कर रखेंगे, क्योंकि इसका भी जो है हमें सीए को भेजना पड़ता है, ठीक है। सीए इसका भी डिमांड करते हैं, तो ये भी सीए चेक करते हैं कि आपने प्रॉपर जो है प्रोफेशनल टैक्स प्रत्येक महीने का भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है नेगेटिव कैश। अब देखिए नेगेटिव कैश आपका कभी भी टैली के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद रखें आप लोग। देखिए आपके पास कैश है ही नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, यानी है कि नहीं, आपके पास पैसा है ही नहीं और आपने सामने वाले का पेमेंट कर दिया, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। इसका मतलब यह हो गया कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि टैली में आपको नेगेटिव कैश कभी नहीं जाने देना है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और नेगेटिव कैश के ऊपर भी जल्दी वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए इसमें जितने भी चीज़ें यहाँ पर है ऑलरेडी मैंने सबके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया हुआ है, हो सकता है कुछ अगर छूट गया होगा तो मैं आने वाले टाइम में उसे भी कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पेटी एक्सपेंसेस। अब देखिए पेटी एक्सपेंसेस का बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह से आपको माइनस में बैलेंस शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पेटी एक्सपेंसेस भी क्या होता है, एक तरह से कैश अकाउंट ही होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। इसका अंडर क्या होता है, देखिए पेटी कैश का अंडर क्या होता है, कैश इन हैंड, ठीक है। यानी कि कैश बोले या फिर कैश इन हैंड बोले दोनों सेम ही होता है, दोनों में कभी बैलेंस माइनस में नहीं जाना चाहिए, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे कैश पेमेंट 10,000 एक्सीडिंग डिसअलाउ। अब देखिए इसको बोलते हैं कैश पेमेंट 10,000 एक्सीडिंग, यानी कि एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड छूट गया एक्सपेंसेस नाम से, सिंपल समझिए, आप किसी भी मंथ में 10,000 या उससे ज़्यादा का पेमेंट शो नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसेस में, वो भी कैश पेमेंट, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स का रूल है, ठीक है। अगर आप 10,000 या उससे ऊपर का पेमेंट शो करते हैं यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन में किसी भी डेट में, ठीक है, तो आपका वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आप देखिए इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करके पास कर सकते। सपोज आपको राम को देना है 10,000 रुपये, ठीक है, तो आपने क्या करा 10,000 राम को दे दिया, तो वो आपका एक्सपेंसेस वो पास नहीं होगा। वहीं अगर आप क्या करते हैं कि राम को आपने एक बार दिया 5,000, आपने आज दिया एंड आपने 5,000 कल दे दिया, यानी कि इस तरह से एंट्री वहाँ पे शो कर दिया। देखिए आपने उसको दिया 10,000 रुपये एक ही दिन में, बट आप उस एंट्री को शो करेंगे 2 दिन में, उसको स्प्लिट यानी कि उसको 2 दिन में तोड़ के एंट्री कर देंगे, तो आपका फिर वो एक्सपेंसेस पास हो जाएगा। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, ध्यान दें आप लोग, ठीक है। ये एप्लीकेबल है कैश पेमेंट के लिए, ओके। नहीं तो आपका एक्सपेंसेस में वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वो एक्सपेंसेस में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैश रिसिप्ट 2 लाख एक्सीडिंग डिसअलाउ। अब देखिए कि अगर आप किसी पार्टी से 2 लाख रुपए कैश रिसिप्ट करते हैं एक ही बार में, तो इसमें भी आपको डिसअलाउ हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इस तरह आपको नहीं करना है, 2 लाख का आपको एक ही बार में कैश रिसिप्ट का एंट्री नहीं शो करना है, आपको अलग अलग डेट में उसको स्प्लिट करके एंट्रीज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट नेगेटिव स्टॉक। अब देखिए आपकी कंपनी में कभी भी नेगेटिव स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऑडिट के लिए डेटा भेज रहे हैं उससे पहले आप चेक कर लेंगे कि आपका स्टॉक नेगेटिव में है क्या, ठीक है। उसको ठीक कर देंगे, जर्नल एंट्री एक पास कर देंगे, स्टॉक जर्नल का एंट्री पास कर देंगे, तो वहाँ से आपका स्टॉक नेगेटिव जो है ठीक हो जाएगा। आपको उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन का भी आपको एंट्री करना होता है, जो कि हमेशा मार्च के महीने में यानी 31 मार्च में हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन का भी एंट्री हमेशा करके रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे पेबल एंट्रीज। अब देखिए ऐसे ढेर सारे एंट्रीज होते हैं, जैसे कि सपोज जनवरी की सैलरी कब देंगे, फरवरी में देंगे, फरवरी की सैलरी कब देंगे, मार्च में देंगे, मार्च का सैलरी कब देंगे, अप्रैल में देंगे, राइट। तो आपको मार्च के महीने में सैलरी को, यानी कि सैलरी एक तरह से आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसा जो चीज़ें हैं जैसे कि अब उसका मार्च का है बट उसको हम देंगे अप्रैल महीना में, जैसे कि सैलरी का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो मार्च का सैलरी अप्रैल में देंगे, तो आपको मार्च के अंदर ही उसको यहाँ पे शो कर देना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से पेबल एंट्री में शो करना पड़ेगा कि आपके लिए पेबल है, आपके आगे आने वाले टाइम में आपको देना है। यानी कि आपको एक्सपेंसेस में, सिंपली समझिए, आपको एक्सपेंसेस में इसको रिकॉर्ड करके रख देना है, ठीक है। जितने भी पेबल एंट्रीज होता है, जैसे कि रेंट का हो गया, जैसे कि आप मार्च का रेंट कब देंगे, अप्रैल में देंगे, तो आपको मार्च का जो है रेंट पेबल के नाम से आपको उसको भी एडजस्ट करके रख देना है। वैसे सैलरी पेबल, टीडीएस पेबल, जितने भी चीज़ें आप होती हैं, सब पेबल एंट्रीज आपको वहाँ पे करके रख लेना है मार्च के महीने में। इस सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि पेमेंट आप उसका अप्रैल में करेंगे, जब पेमेंट अप्रैल में करेंगे उस टाइम उसको एडजस्ट कर दीजिए वहाँ से पेबल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है लोन एंट्रीज। अब देखिए आपने ढेर सारे हो सकता है कंपनी ने लोन लेकर रखा हुआ है, तो लोन का जो एंट्रीज होता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल जब पेमेंट करते हैं, तो वो सब जो है आपको वो सब भी वहाँ पे मांगा जाएगा। आपका जो ऑडिटर है वो भी आपसे मांग सकते हैं कि आपको दीजिए लोन का जो स्टेटमेंट है वो सब हमें बताइए कि आपका लोन कब से कब तक का चल रहा है, कितना इंटरेस्ट भर रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है, मंथली ईएमआई कितना बन रहा है, वो सब पूरा का पूरा चेक किया जाएगा। तो वो सब का भी आपको एक सेपरेटली बना कर रखना है, ठीक है। हालांकि इसका फाइल नहीं भी रखते हैं बना के अलग से तो चल जाएगा, बस आपके पास पीडीएफ फाइल होना चाहिए, वो पीडीएफ फाइल से लोग देख के उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए आपके जो टैली में आपका सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सस्पेंस अकाउंट में किसी भी तरह का बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऑडिट में भेजने से पहले आपको सस्पेंस में अगर कुछ बैलेंस है उसको आपको आपका जो कंपनी ऑनर हो गया या फिर जो जिसका आप कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे पूछ के उसको बैलेंस को एडजस्ट करके उसको खत्म करिए, ठीक है। जीरो रखिए हमेशा सस्पेंस अकाउंट को। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर सन्डे डेटर्स। अब देखिए ऐसा कई बार होता है, जैसे हमने किसी को सेल किया, ठीक है, हमने सेल किया उसको 10,500 रुपये में, तो उसने हमें 500 रुपये नहीं दिया, ठीक है, बहुत दिन से नहीं दिया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये को, या फिर देखिए इस केस में हो सकता है 5 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसा कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है, जो कि आपका कस्टमर आपको नहीं दे रहा है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे जो बोल सकते हैं एक जर्नल एंट्री पास करके उसको एडजस्ट कर दीजिए, उसका खाता को जो है एकदम बिल्कुल बैलेंस को जीरो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसा तो दे ही नहीं रहा है। तो सिंपली अगर कम अमाउंट है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उसका एडजस्ट मत करिए। वो आपकी और आपके कंपनी जो है आपका ऑनर, उनसे बात कर लीजिए एक बार कि एडजस्ट करना है क्या करना है, उसके बाद आप उस एंट्री को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था कुछ मेन पॉइंट्स जो कि मैंने आप तक शेयर किया, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं खुद ये सब चीज़ों को रेडी करके रखता हूँ ऑडिट में भेजने से पहले। देखिए हो सकता है आपके केस में कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब सीए को डेटा मेल करते हैं या फिर ऑडिट के लिए डेटा भेजते हैं उससे पहले आप क्या क्या रेडी करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सबको मालूम चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जितना चीज़ मेरे कंपनी में मुझसे जो हमारे सीए लेते हैं वो सब मैंने अब तक शेयर किया हुआ है, ठीक है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।